हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 27 अगस्त की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है एक इंडेक्स के बारे में जो है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। तो नाम से ही क्लियर है, ये जो रिस्क इंडेक्स है ये दिखाएगा जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं उससे किसी देश के बच्चों को कितना खतरा है, वो कितने रिस्क में है। अब बच्चे क्यों रिस्क में होंगे और कैसे इम्पैक्ट करता है उनको, तो कहानी ये है कि अगर कहीं भूकंप आ जाए या हीट वेव आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो कितने वो देश, उसकी सोसाइटी और गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ बना के जो बच्चों को सेफ गार्ड कर सके। तो इसमें ऑब्वियसली हमारी कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो बहुत पीछे हैं और साउथ एशिया की चारों कंट्रीज़ एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ में आती है, जिसमें इंडिया की रैंक 26 है। तो हमारे काम की चीज़, इंडिया की रैंक 26 है। किसने इसको लॉन्च किया? यूनिसेफ। और इसके साथ जो कोलैबोरेट कर रही है बॉडी वो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, और इन्होंने इंडेक्स लॉन्च किया है। तो खास बात यह है कि इसमें बताया गया है कि जो इंडिया में 600 मिलियन लोग हैं वो क्लाइमेट रिस्क फेस कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लैश फ्लडिंग बढ़ रही है, हम देख रहे हैं भूस्खलन बढ़ रहा है, हिमस्खलन बढ़ रहा है। ये सब नॉर्मली नहीं भी होता था, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, जो दिखाता है क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से आने वाले बदलाव। इसलिए कहा जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस या हाल में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस को लेकर एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, जिसने पहले वार्न किया था कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर गया तो बहुत भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो इस इंडेक्स ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो हैं बहुत ही जनरल से हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने में, चिल्ड्रन वेलफेयर के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम करिए, क्लाइमेट एजुकेशन बढ़ाइए और इंक्लूड यंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सेट करके पूछूं कि इसकी की रिकमेंडेशंस में क्या ये पॉइंट होगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जब इंडेक्स बात कर रहा है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क की, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात क्यों करेगा? लेकिन ब्रॉडली ये उसकी भी बात करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से ही क्लाइमेट रिस्क आती है और उसी से बच्चों को खतरा आ रहा है। तो ये हो गई इसकी बात। जो बॉडी ने इसे लॉन्च किया, यूनिसेफ, काफ़ी फेमस है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, और पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हुआ करता था, जो पहले बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन बच्चों ने काफ़ी कुछ खोया था उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप में एक बड़ी जनसंख्या की मौत हो चुकी थी। जो बच्चे बचे थे उनके ख्याल रखने के लिए ये लॉन्च किया गया था यूएन के द्वारा। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। किस रेजोल्यूशन से सेटअप हुआ था? तो वो था रेजोल्यूशन 57 और उसका आई पार्ट, जिससे ये फॉर्म हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो इसके 191 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो हमें मेंबर्स तो नहीं पूछे जाएंगे, पर कुछ ऐसी 2-3 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स नहीं हैं 9 में से, जो हमारे लिए थोड़े काउंटर इंट्यूटिव हो सकते हैं, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ क्या सिंगापुर यूनिसेफ का पार्ट है, तो अमूमन आप कहेंगे हाँ सिंगापुर होना चाहिए, पर सिंगापुर यूनिसेफ का मेंबर नहीं है। ना इधर मॉरिशस सिंगापुर का मेंबर है, ना ताइवान, ना ही साइप्रस, लाटविया, लिंकनस्टीन, माल्टा, बहामास और ब्रूनी। पर हमारे लिए सिंगापुर और मॉरिशस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वो न्यूज़ में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सिंगापुर और मॉरिशस के मेंबर नहीं हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक पासिंग रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। अगली न्यूज़ है काजिन 21, विच इज़ 5वां एडिशन है कजाकिस्तान और इंडिया की जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी काजिन, उसका ये इस बार कंडक्ट किया गया कजाकिस्तान में, और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ का। तो अगेन एक आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग और काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म के खिलाफ प्रैक्टिस की जाएगी। कजाकिस्तान की खास बात है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो राजधानी है अस्थाना, जिसको अब नूर सुल्तान कहते हैं, याद रखिए पहले इसका नाम अस्थाना था, अब नूर सुल्तान हो चुका है। अस्थाना प्रोसेस नाम से एक चीज़ चली थी, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में रही थी, जो कि सीरिया में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर रशिया ने ये प्रोसेस चलाया था, अस्थाना प्रोसेस। तो जिसमें रशिया, ईरान और टर्की मिल के बात कर रहे थे सीरिया क्राइसिस को कैसे सुलझाएं उसके ऊपर। तो याद रखिए अस्थाना प्रोसेस कहाँ था? कजाकिस्तान में ही था। अब अस्थाना का नाम बदल के क्या हो गया है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और कजाकिस्तान के अंदर ही आता है लेक बल्काश और अरल सी, राइट, और ऑब्वियसली कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आपके लिए कजाकिस्तान की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया की मदद से इंडिया की कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है, एफकॉन्स नाम की कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट मालदीवियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी है मालदीव्स में वो बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए एक सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी $100 मिलियन, और इस प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन का ग्रांट दिया जाएगा और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। अब फर्क ये है कि 100 मिलियन और ये 400 मिलियन में क्या फ़र्क है? 100 मिलियन तो ग्रांट है, ग्रांट तो वापस नहीं करना होता है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है 400 मिलियन सॉफ्ट लोन में दिए इंडिया ने। सॉफ्ट लोन वैसे लोन्स होते हैं जिनकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है और काफ़ी लंबे समय तक आपके पास मौका होता है
कम इंटरेस्ट पे उसको वापस कर सके। तो याद रखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो इंडिया को वापस मिलेगी, वो जो बोरोइंग कंट्री है वापस करती है, लेकिन ग्रांट तो माफ़ हो जाते हैं। तो जिस कंपनी ने किया अफकॉन्स है, और करना क्या है, तो माले के जो अलग अलग मालदीव के आसपास आइलैंड्स हैं जहाँ पे बहुत हाफ ऑफ द मल्टीवियन पॉपुलेशन रहती है, उसको कनेक्ट करने के लॉन्च किया गया। ये इसका लोकेशन है जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, यहाँ पर लोकेटेड है, राइट। इक्वेटर के बिल्कुल पास है मालदीव्स। अब एक नई तरह की फ्रॉग स्पीसीज मिली है वेस्टर्न घाट्स में, जो कि है मिनरवरिया पंटाली। तो मिनरवरिया पंटाली स्पेसिफिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मिनरवरिया जो फ्रॉग्स होते हैं उसमें सबसे छोटी स्पीसीज़ है। कहाँ मिली है, तो वेस्टर्न घाट से मिली है, तमिलनाडु केरला के रीजन में, और ये मिनरवरिया फ्रॉग स्पीसीज़ की एक प्रजाति है, उसका सबसे छोटा वेरिएंट है। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन की। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने इसे लॉन्च किया। तो नेशनल फूड और न्यूट्रिशन कैंपेन की मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि उनको मेल न्यूट्रिशन हटाना है इस देश से, उसके लिए लॉन्च किया गया। और ख़ास बात ये जिस बॉडी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू क्या कोशिश हो सकती है कि किस तरह हम अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, फार्मर्स का प्रोड्यूस बढ़ाएं, उनके पास बढ़ेगा तो रूरल इंडिया में अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में, और फार्मिंग के ऑर्गेनिक तरीके हम अपनाएंगे जिससे कि पोषण बढ़ेगा जनसंख्या का। तो इसके लिए हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका इस्तेमाल करने की बात करी है कि उनसे जो एसोसिएटेड फार्मर्स हैं वो बाकी किसानों को भी जाके बताएंगे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ानी है या किस तरह हम ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं फिर, तो ICAR जो बॉडी इस कैंपेन को, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन को लीड कर रही है, उसके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये इंडिया का जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसका बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो फार्मर्स और जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें एक नोड का काम करती है कि किसानों को जोड़ती है एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम से, ताकि हम जो इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो हमारे किसान कर पाएँ। तो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन किस मिनिस्ट्री की है, एग्रीकल्चर की है। कौन लीड कर रहा है, ICAR, राइट। ICAR मतलब क्या, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको आप ISCR मत समझ लीजिएगा, ICSR साइंटिफिक रिसर्च वाला, ये अलग बॉडी है। तो उसी के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसको लीड करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हमारे फूड ग्रेन्स हो। अगला आर्टिकल बात करता है ICG शिप विग्रह के बारे में। तो विग्रह असल में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है, जिसको रक्षा मंत्री ने चेन्नई में कमीशन किया। तो कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि भाई यही तो वो होते हैं जो पूरे आपके कोस्टल एरियाज़ के चक्कर काटते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं वहाँ पे टेररिज्म या फिर कोई खतरा ना हो, तो बायोपायरेसी रोकनी हो, स्मगलिंग रोकनी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है। इवैक्यूएशन में भी काम आते हैं। तो ये वाले स्पेसिफिकली जो शिप्स हैं विग्रह, ये आंध्र प्रदेश में बेस होंगे और जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है उसके प्रोटेक्शन में काम करेंगे। और जैसे मैंने बताया आपको, रिसर्च, रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट और मैरीटाइम पेट्रोल इनका प्रमुख काम होता है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको याद हैं। चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसने लॉन्च किया? UNEP ने लॉन्च किया क्या? Kazan 21 is a joint naval exercise between India and Kazakhstan. Minervaria pentali was frog species that were discovered in the Western Ghats. National Food and Nutrition Campaign is organized by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), and Vigraha is an aircraft carrier introduced in Indian Navy. बताइए कितने सही हुए आपके, कितने गलत हुए? आई होप सारे सही हुए, बेसिक क्वेश्चंस थे ये। तो जब भी जॉइंट ऐसे अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है आपका, तो कोई भी ऐसे जॉइंट अगर ऑपरेशन हो तो याद रखिए वो नेवल है, आर्म्ड है या एयरफोर्स वाले। हम याद तो कर लेते हैं किसके बीच में कौन सा है, पर किस तरह की सेनाओं के बीच हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये हो गई बात आज की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।